हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम जिस सीडीएमओ स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, वहां पर आज भी जो सीडीएमओ बिजनेस है ना, वो सिर्फ 13% ऑफ इट्स रेवेन्यू है। मोस्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू स्टिल कम्स फ्रॉम ट्रेडिशनल सेगमेंट्स। हम इस स्टॉक को इसीलिए नहीं पढ़ रहे कि ये कंपनी आज के दिन में क्या कर रही है। हम इस स्टॉक में इसीलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि ये बिजनेस बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। They are rapidly changing from traditional API intermediate/commodity business to specialized CDMO player। ये बात मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी स्टॉक में पैसा इसलिए नहीं बनता कि उस कंपनी ने उस बिजनेस में पास में क्या किया था, बल्कि किसी भी स्टॉक में पैसा तब बनता है जब हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। आज हम आरती फार्मा लैब्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। अब आप बोलेंगे कि मैं बार बार सीडीएमओ प्लेयर्स लेकर आपके सामने आ जाता हूं, क्या करूं? ये सेक्टर मुझे एक्साइटिंग ही इतना लगता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो मेरी बात सुन के या किसी और की बात सुन के प्लीज किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले मैं ये बात करता हूं कि आरती को लेकर मैं इतना एक्साइटेड क्यों। सबसे बड़ा रीजन ये है कि आरती का जो बिजनेस मिक्स है ना, वो रैपिडली चेंज हो रहा है। आरती में जो सीडीएमओ बिजनेस है वो सिर्फ 13% ऑफ देयर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। वो बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है कि अगले कुछ साल तक ये बिजनेस 30 से 35% CAGR से ग्रो करेगा। अब अगर एक सेगमेंट ऑफ योर बिजनेस इज ग्रोइंग सो रैपिडली और दूसरी सेगमेंट्स उतनी रैपिडली ग्रो नहीं करती, तो इसका मतलब यह है कि गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे सीडीएमओ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, आपके टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन का हिस्सा ज्यादा बढ़ता जाएगा, आपके मार्जिन्स भी एक्सपेंड होते चले जाएंगे। ये सिंगल बिगेस्ट रीजन है जो मैं इस स्टॉक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। दूसरा रीजन, जो इनके ट्रेडिशनल बिजनेस है, ज़ेंथीन का बिजनेस है और एपीआई और इंटरमीडिएट्स का बिजनेस है, वो भी मुझे ऐसा लगता है अगले 2 साल में 3 साल में ग्रो करने वाले हैं। ज़ेंथीन तो शायद इसलिए ग्रो करेगा क्योंकि ज़ेंथीन एक कमोडिटाइज बिजनेस है। वहां के प्राइसेस शायद 2025 के लास्ट क्वार्टर में बॉटम आउट हो चुके। तो अगर ज़ेंथीन के प्राइसेस बढ़ेंगे तो आरती की सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगे। उसके अलावा जो एपीआई और इंटरमीडिएट का बिजनेस है, वहां पर इनका कैपेक्स लाइव जाने वाला है। ज़ेंथीन के अंदर भी इनका एक कैपेक्स FY26 में लाइव जाने वाला है। तो कंपनी जो बहुत बड़ा कैपेक्स पिछले 1-1.5 साल से कर रही है ना, वो FY26 में मोस्टली लाइव चला जाएगा। कुछ Q1 में, कुछ लास्ट क्वार्टर तक। जैसे जैसे ये कैपेक्स लाइव जाएगा, कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट इनिशियली तो बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उन प्लांट से आने लग जाएगी, हमें ऑपरेटिंग लेवरेज नजर आने लग जाएगी। यानी कंपनी के मार्जिन्स हमें 2027-2028 से एक्सपेंड होते हुए नजर आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो मुझे ऐसा लगता है आज के दिन में आरती के पास जो तीनों सेगमेंट्स है ना, वो तीनों सेगमेंट्स 2027-2028 के आसपास खतरनाक स्पीड से ग्रो करने वाली है। मार्जिन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब लास्ट रीजन की बात करते हैं जो ये स्टॉक मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, वो है वैल्यूएशंस। आज अगर हम आरती फार्मा लैब्स को इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट नजर आता है। यही बात मैंने जुबिलेंट फार्मोवा वाली वीडियो में की थी कि जुबिलेंट फार्मोवा में कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट है। आरती फार्मा लैब्स का भी यही हाल है। अगर हम न्यूलैंड से कंपेयर करते हैं, ब्लू जेट से कंपेयर करते हैं, डिवीज से कंपेयर करते हैं, तो यहां पर हमें वैल्यूएशन कंफर्ट नजर आ रहा है। वैल्यूएशन कंफर्ट क्यों नजर आ रहा है? यहां पर वैल्यूएशन कहीं ज्यादा चीपर है इन कंपैरिजन टू देयर पीयर्स। क्यों? क्योंकि यहां पर आज के दिन में जो सीडीएमओ सेगमेंट है ना, वो बहुत बड़ी रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर नहीं है बिजनेस के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट आज के दिन में इनको कम वैल्यूएशन दे रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैनेजमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से सीडीएमओ का मिक्स लगातार इंक्रीज होता चला गया, तो शायद 2 इयर्स या 3 इयर्स डाउन द लाइन मार्केट इस बिजनेस को भी बेटर वैल्यूएशंस देने लग जाएगी। शायद आज के दिन में आरती वहां पर खड़ा है जहां पर न्यूलैंड आज से 4 या 5 साल पहले खड़ा था, या फिर कहें तो ब्लू जेट आज से 2 साल पहले खड़ा था। और इन्वेस्टमेंट हमेशा आगे का देखकर होती है, फ्यूचर प्रोजेक्ट करके होती है, पास्ट देख के इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। चलिए तो सबसे पहले बिजनेस सेगमेंट डिस्कस कर लेते हैं। जो पहली बिजनेस सेगमेंट है वो है ज़ेंथीन डेरिवेटिव्स एंड इट्स एलाइड प्रोडक्ट्स। अब ज़ेंथीन क्या होता है? ज़ेंथीन का यूज कैफीन के अंदर होता है और कैफीन का यूज हमारी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर और एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर होता है।
इसके अलावा ज़ैंथीन का यूज फार्मास्यूटिकल्स और न्यूट्रोस्यूटिकल्स ड्रग्स के अंदर भी होता है। ज़ैंथीन ना एक कोमोडिटाइज बिजनेस है, ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, और आरती एक बहुत बड़ा प्लेयर है। आज के दिन में 15% ऑफ द वर्ल्ड्स कैपेसिटी इज विद आरती। और आरती का ना इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक एक नया और कैपेक्स लाइव चला जाएगा ज़ैंथीन के ऊपर, जहां पर इनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम 5000 टन्स टू 9000 टन्स, जिस कैपेसिटी के लाइव जाने के बाद शायद आरती 20 से 25% ऑफ द कंप्लीट वर्ल्ड्स मार्केट बन जाएगा इन ज़ैंथीन। यानी जहां तक ज़ैंथीन की बात है ना, तो आरती इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, ठीक है, बहुत अच्छी तरह बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। पहले जो इनका रॉ मटेरियल था वो चाइना से आता था, लेकिन अब आरती ने अपने आप को बैकवर्ड इंटीग्रेट कर लिया है, ठीक है, जिससे उनकी डिपेंडेंस ऑन चाइना हैज डिक्रीज। बट चाइनीज डंपिंग का खतरा यहां पर बना रहता है। चाइना में लगातार ज़ैंथीन की ओवर प्रोडक्शन हो रही है, जिसे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड डंप कर रहे हैं। इंडिया के अंदर भी डंपिंग हुई, जिसकी वजह से ज़ैंथीन के प्राइसेस लगातार करेक्ट कर रहे थे। लेकिन मैनेजमेंट की गाइडेंस ये है कि Q4 FY25 यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में जो ज़ैंथीन के प्राइसेस है ना, वो शायद बॉटम्ड आउट हो चुके हैं। अब यहां से और ज्यादा करेक्शन का स्कोप नहीं है। अगर मैनेजमेंट की ये बात सही प्रूव होती है तो आहिस्ता आहिस्ता ज़ैंथीन के प्राइसेस बढ़ेंगे और कंपनी के मार्जिन्स इस डिवीजन से बेटर आने लग जाएंगे, क्योंकि 40% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू कम फ्रॉम ज़ैंथीन डिवीजन। शायद 42 या 43% के आसपास रेवेन्यू यहां से आते हैं। अच्छा, एक बात और समझिएगा, ज़ैंथीन का यूज ना दो ही कामों के लिए मोस्टली किया जाता है। पहला तो है हमारी बेवरेज इंडस्ट्री, यानी कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स में। यहां पर कमोडिटी प्राइसेस का इंपैक्ट बहुत पड़ता है, क्योंकि जो बेवरेज इंडस्ट्री है ना, वो अपना ज़ैंथीन का जो सप्लायर है उसको जल्दी जल्दी चेंज कर सकती है। यहां पर डंपिंग का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, प्राइसेस का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन जो दूसरी सेगमेंट है फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल की मार्केट, वहां पर जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो आपके ज़ैंथीन के जो सोर्स है ना, उसको बार बार चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर एफडीए रेगुलेशंस के हिसाब से आप अपने सप्लायर्स को जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए जो प्राइसेस का इंपैक्ट है ना, वो फार्मास्यूटिकल वाले ज़ैंथीन डिवीजन पे बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है ना। तो आरती कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो ये अपना ज़ैंथीन भेजे ना, वो रेगुलेटेड मार्केट्स में फार्मास्यूटिकल यूज के लिए भेजे, ताकि मार्जिन्स प्रोटेक्टेड रहें जब ज़ैंथीन के प्राइसेस क्रैश कर रहे हैं। तो ज़ैंथीन जो डिवीजन है उसमें हमको दो चीजें ट्रैक करनी है। पहला कि ज़ैंथीन के प्राइसेस कैसे इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अगर प्राइसेस क्रैश तो नहीं हो रहे, अगर प्राइसेस क्रैश हो रहे हैं तो दिक्कत है, ठीक है। और दूसरा कि कंपनी का जो कैपेक्स इस साल के आखिर में लाइव जाने वाला है, उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किस स्पीड से इंक्रीज हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली FY27 विल बी द ईयर जब हमको मोस्ट बेनिफिट नजर आएगा इस कैपेक्स का। अब बात करते हैं दूसरी बिजनेस सेगमेंट की, एपीआई एंड इंटरमीडिएट्स। यहां पर आरती जेनेरिक्स और पेटेंटेड दोनों ही क्लाइंट्स को सर्व करती है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि जेनेरिक प्रोडक्ट्स में यूजुअली मार्जिन्स रिलेटिवली कम होते हैं, लेकिन पेटेंटेड प्रोडक्ट्स में यूजुअली मार्जिन्स बेटर होते हैं, ठीक है। और आरती की जो प्रोडक्ट बास्केट है ना, वो बहुत ज्यादा वाइड है। लगभग 40 के आसपास एपीआईज ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इंटरमीडिएट्स लगभग 100 के आसपास मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और इनकी जो प्राइस रेंज है ना, वो भी बहुत ज्यादा वाइड रेंज है। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो लगभग $100 पर केजी के आसपास के हैं, ठीक है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसकी कॉस्टिंग $20,000 पर केजी के हिसाब से है, यानी वहां पर मार्जिन्स कहीं ज्यादा बेटर हैं। आरती कोशिश करती है कि ऐसे ही प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग करे जहां पर जो पर किलो रेट है ना, वो एटलीस्ट $100 तो हो ही हो, उससे सस्ते प्रोडक्ट्स ही मैन्युफैक्चर ना करें, क्योंकि वहां पर मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनकी कोशिश होती है कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स पकड़े जाएं जो अभी जेनेरिक हुए नहीं है, अगले 3-4 साल में वो जेनेरिक होंगे, यानी अभी भी वो पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद अगर आपको मार्जिन्स इंप्रूव करने हैं तो आपको नीश प्रोडक्ट्स में एंटर होना पड़ेगा। जैसे आरती एंटी कैंसर ड्रग्स बनाती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बनाती है, तो इन सब कैटेगरीज में मार्जिन्स रिलेटिवली बेटर होते हैं। ये जो सेगमेंट है ना एपीआई और इंटरमीडिएट की, ये लास्ट 3-4 साल से सबसे रैपिडली ग्रोइंग सेगमेंट है आरती के लिए। आज के दिन में लगभग 40-43% के आसपास रेवेन्यू इस सेगमेंट से आते हैं। अच्छा, अब इस सेगमेंट में ट्रैक क्या करना है हमें? इस सेगमेंट में जो सबसे बड़ा ट्रैकेबल टारगेट होगा ना, वो इनका नया कैपेक्स होगा। अटाली गुजरात में इनका नया प्लांट आ रहा है, ग्रीनफील्ड प्लांट आ रहा है, जो इस क्वार्टर में चालू हो जाएगा, यानी Q1 FY26 में चालू हो जाएगा। ये पूरा साल लग जाएगा, जहां पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव होती चली जाएगी, ठीक है।
FY27 से मुझे ऐसा लगता है कि एपीआई और इंटरमीडिएट सेगमेंट में भी हमको सेल्स के जो रेवेन्यू है ना वो इंप्रूव नजर आने लग जाएंगे। अच्छा, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, मोस्ट ऑफ देयर एपीआईज और जो इंटरमीडिएट है ना, आरती ने अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रखा है। यानी जो चाइनीज डिपेंडेंस है की रॉ मटेरियल के लिए, वो आरती की आज के दिन में नहीं है, जिसकी वजह से जो कंप्लीट वैल्यू चेन है ना उस पे आरती का कंट्रोल है। यानी कॉस्ट के ऊपर आपने कंट्रोल कर रखा है। और आरती का जो मोस्टली फोकस है ना वो रेगुलेटेड मार्केट्स के ऊपर है। रेगुलेटेड मार्केट्स के ऊपर क्यों है? क्योंकि अगेन वही वाली बात, जो मैन्युफैक्चरर है, जो ट्रक का मैन्युफैक्चरर है, उसको अपनी फाइलिंग्स में ये बताना पड़ता है कि उनकी सप्लाई कहां से आ रही है एपीआईज की और इंटरमीडिएट्स की, ताकि एफडीए वहां पर जाके उस फैसिलिटी को चेक कर सके। तो जो रेगुलेटेड मार्केट्स हैं जैसे अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है, वो मार्केट्स अपने जो इंटरमीडिएट्स और एपीआई के सप्लायर्स है ना उनको जल्दी जल्दी नहीं बदल सकती, जिसकी वजह से इनको यहां पर बेटर मार्जिन्स नजर आते हैं। अब बात करते हैं थर्ड और मोस्ट एक्साइटिंग बिजनेस सेगमेंट की, सीडीएमओ सेगमेंट। आज के दिन में सिर्फ 13% ऑफ द रेवेन्यू इस बिजनेस सेगमेंट से आते हैं। आरती जो फोकस करता है ना वो फेज 3 इनोवेटर्स के ऊपर फोकस करता है। यानी देखिए, जो ड्रग्स की डिस्कवरी होती है ना वो 3 फेज ऑफ अप्रूवल से गुजरती है। सबसे पहले फेज 1 होता है, फिर फेज 2 होता है और फिर फेज 3 होता है। जो फेज 1 और फेज 2 होता है ना इसमें छोटे ट्रायल्स होते हैं, और जो ड्रग्स की रिजेक्शन है ना एफडीए के थ्रू, वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो जो सीडीएमओ प्लेयर्स इनोवेटर्स के साथ फेज 1 और फेज 2 में काम करते हैं ना वो बहुत छोटी क्वांटिटी का एपीआई और इंटरमीडिएट्स अपने इनोवेटर्स को भेजते हैं। आरती फोकस करता है फेज 3 ट्रायल्स के ऊपर, जहां पर आपको अगर अप्रूवल मिल जाता है तो आपको वो ड्रग जल्दी ही कॉमर्शियल होने वाला है। यानी वहां पर आपको ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। एक्चुअली में आरती जो छोटी क्वांटिटीज में एपीआईज और इंटरमीडिएट है ना उनको बनाना प्रेफर नहीं करता। वो कोशिश करते हैं कि बल्क ऑर्डर्स हमें मिले, और वो तभी पॉसिबल है जब एक ड्रग कॉमर्शियलाइज हो जाएगा। अब दिस बिजनेस सेगमेंट इज सपोज टू बी द बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर फॉर आरती। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैनेजमेंट ये क्लेम कर रही है कि अगले 2-3 साल तक यहां पर इस सेगमेंट में 30 से 35% के सीएजीआर के आसपास तो ग्रोथ आएगी ही आएगी। अगर ये बिजनेस सेगमेंट इस रैपिड स्पीड से ग्रो करता है तो जो कंपनी के ओवरऑल मार्जिन्स हैं वो ज्यादा रैपिडली ग्रो करेंगे, क्योंकि जो सीडीएमओ बिजनेस है वो हायर ग्रोस मार्जिन बिजनेस है। यहां पर ग्रोस मार्जिन 50% से ऊपर होते हैं। हालांकि मैनेजमेंट ने कभी ये नहीं बताया कि हमारी कौन सी सेगमेंट से कितने मार्जिन आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इनके पीयर्स को कंपेयर करते हैं और बिजनेसेस को पढ़ते हैं तो हमें मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि यहां पर ग्रोस मार्जिन 50% से ज्यादा तो है ही है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये सेगमेंट ग्रो करेगा, सपोज कीजिए 4 ईयर्स डाउन द लाइन या 5 ईयर डाउन द लाइन, यहां से 30% या 35% या 40% के आसपास रेवेन्यूज आने लग गए, तो आरती के जो ओवरऑल रेवेन्यूज है ना वहां पर हमें मार्जिन्स कहीं ज्यादा बेटर नजर आएगा। और शायद उस समय मार्केट आरती को वैसा ही वैल्यूएशन देगी जैसा वैल्यूएशन आज ब्लू जेट को मिलता है या न्यूलैंड लैब को मिलता है। ये सबसे बड़ा थीसिस पॉइंटर है जो इस कंपनी में शायद अगले 3-4 साल में प्ले आउट हो, जिसकी वजह से मैं इस स्टॉक में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। अब अटाली में जो एपीआई और इंटरमीडिएट का प्लांट, ग्रीनफील्ड प्लांट लाइव जाने वाला है इस क्वार्टर में, वहां पर ये सीडीएमओ को स्केल अप करने का भी काम करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा इनके पास एक ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट आने वाला है जो फेज 3 ट्रायल में चल रहा है, शायद इस क्वार्टर में या नेक्स्ट क्वार्टर में, जिसकी कॉमर्शियल होने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है। वो ड्रग एक मेनोपोज ड्रग है, उसकी जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो लगभग $1 बिलियन के आसपास है। अगर ये ड्रग इतना ज्यादा अच्छी तरह स्केल अप कर पाता है जितना मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है, तो आरती के पास 200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हर साल इस ड्रग से आ जाएगा। अब यहां पर इस बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि ये जो ऑर्डर्स होते हैं ये बहुत लंपी ऑर्डर्स होते हैं, एक क्वार्टर में आते हैं, अगले क्वार्टर में नहीं आते। तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये जो ऑर्डर्स हैं ये कंसिस्टेंटली आएंगे, क्योंकि जो इनोवेटर्स होते हैं वो एपीआईज को और इंटरमीडिएट्स को अपने पास ऑलरेडी स्टोर करके रखते हैं, ताकि फ्यूचर में उनको कोई परेशानी ना आए किसी भी सप्लाई चेन में इशू आने की वजह से। ओवरऑल अगर मैं कंपनी की गाइडेंस की बात करूं तो मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि अगले 2-3 साल में जो रेवेन्यू है वो लगभग 15% सीएजीआर से ग्रो करेगा। लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में जो इबिटा है वो ज्यादा पेस से ग्रो करेगा इन कंपैरिजन टू देयर रेवेन्यू, क्योंकि जो मार्जिन्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड हो सकते हैं। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि FY26 यानी ये साल हमें जरूर ऑपरेशनल जो कॉस्ट है ना उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जो इनके जेंथिन का जो प्लांट है
उसके अलावा जो इनका अटाली वाला कैपेक्स है वो अभी स्केल अप नहीं हुआ है, ठीक है, तो वहां पर ऑपरेशनल हिट आएगा, ऑपरेशनल कॉस्ट का हिट आएगा। तो हो सकता है FY26 में हमें मार्जिन बहुत अच्छे नजर नहीं आए, लेकिन FY27 से मुझे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता मार्जिन एक्सपेंड करने लग जाएंगे। और अगर मार्जिन एक्सपेंड करने लग जाएंगे तो FY28 FY29 में जो रेवेन्यू एक्सपेंशन होगा ना, उसके कंपैरिजन में ईबिटा का एक्सपेंशन कहीं ज्यादा स्पीड से होगा, क्योंकि कंपनी एक ऑपरेटिंग लेवरेज पर बैठी होगी, जिसकी वजह से शायद इन्वेस्टर का पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है कि सीडीएमओ का जो बिजनेस है वो 30% से 35% से CAGR से तो ग्रो करना चाहिए। अगर ज़ेंथिन के प्राइसेस भी इंप्रूव होते हैं जैसा कि मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, तो हमें श्योरली FY27 और FY28 बहुत बुलिश ईयर्स दिख सकते हैं। अगर रिस्क और चैलेंजेस की बात करूं तो ज़ेंथिन के प्राइसेस बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, हमें नहीं पता कि वो बॉटम आउट हुए हैं या नहीं हुए। उसके बाद कंपटीशन का इश्यू है, आप देख रहे होंगे कि कितने सारे जेनेरिक प्लेयर्स हैं, API मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता CDMO बिजनेस में आ रहे हैं। अगर बहुत सारी कंपनीज CDMO के बिजनेस में आएंगी तो मार्जिन पे ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हैं, उनका इम्पैक्ट इनके मार्जिन के ऊपर पड़ता है। उसके बाद सबसे बड़ा रिस्क जो मुझे आज कंपनी में नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि जो ये कैपेक्स लाई जाने वाला है इस साल Q1 में भी और Q4 FY26 में भी, वो रैंप अप कैसे होगा, उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसे बढ़ेगी। अगर वो जल्दी जल्दी रैंप अप हो जाता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जल्दी जल्दी आने लग जाती है वहां से, तो मुझे ऐसा लगता है आरती हमारी एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर वो कैपेक्स में डिले होता है या फिर कॉस्ट ओवररन होते हैं या कोई रेगुलेटरी इशू आ जाता है, सपोज कीजिए USFDA की वजह से कोई इशू आ गया, तो इन सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है आरती को लेने के देने पड़ सकते हैं और इन्वेस्टर को भी लेने के देने पड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बार बार बात कर रहे हैं कि CDMO का बिजनेस आज के दिन में 13% है, शायद 4 या 5 साल के बाद 30% या 35% के आसपास हो जाएगा। ये भी देखना बाकी है कि मैनेजमेंट इसको कैसे स्केल अप करती है, ठीक है, वो एग्जीक्यूशन रिस्क है। उसके बाद वर्किंग साइकिल इन दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस आर यूजुअली हाई, जो इनकी इन्वेंट्री डेज हैं और जो टेटर डेज हैं वो यूजुअली हाई होते हैं। लेट्स होप कि वो बहुत ज्यादा बलून ना हो। और फिर उसके बाद रिस्क ये तो है ही कि जो नए मॉलिक्यूल्स आने हैं वो कमर्शियल होंगे, वो ब्लॉकबस्टर ड्रग्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगेन हम ये एजम्पशंस पे काम कर रहे हैं कि जो मेनोपोज वाला ड्रग है वो आएगा, $1 बिलियन की मार्केट कब्जे में कर लेगा, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। ऐसा होगा या नहीं होगा नहीं पता, है ना। तो एग्जीक्यूशन देखना होगा कि जो हमने थीसिस पॉइंटर्स दिए हैं वो कंपनी एग्जीक्यूट कैसा कर पा रही है। अब कंपनी की वैल्यूएशन से बात कर लेते हैं। देखिए मैंने वैल्यूएशन शीट बनाई है जिसके हिसाब से मैंने सेल्स ग्रोथ लगभग 17% की ली है 2028 तक। अब 17% की मैंने क्यों ली है कि क्योंकि 2027 में और 2028 में जो इनका नया कैपेक्स है ज़ेंथिन का, और जो इनका अटाली वाला कैपेक्स है वो रैंप अप हो जाएगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वहां पर से ज्यादा आने लग जाएगी। उसके बाद CDMO बिजनेस भी इनका एक्सप्लोर करेगा। तो उम्मीद है कि FY27 और FY28 में अच्छी खासे सेल्स ग्रोथ आएगी। लेट्स एज्यूम कि 17% के आसपास आ रही है, ठीक है। ईबिटा मार्जिन्स की अगर मैं बात करूं, अगेन FY26 में ईबिटा हिट मिल सकता है कंपनी को, क्योंकि यहाँ पर आपका नया कैपेक्स आया है, वहां पर ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन वहां से रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। FY27 में और FY28 में मुझे ऐसा लगता है कि मार्जिन्स एक्सपेंड होंगे। तो FY26 में मैंने 20% मार्जिन्स लिए हैं, FY27 में 23%, FY28 में 24%। उसके बाद मैंने ईबिटा कैलकुलेट कर लिया कंपनी का। आज के दिन में जो कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू है वो लगभग 8,691 करोड़ के आसपास है। तो EV टू ईबिटा पे कंपनी आज के दिन में लगभग 18-19 के आसपास ट्रेड कर रही है, ठीक है। FY28 में जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन हम उम्मीद कर रहे हैं उसके हिसाब से कंपनी 11x पे हमें मिल रही है आज के दिन में, यानी फॉरवर्ड EV टू ईबिटा पे कंपनी हमें 11x पर मिल रही है, ठीक है। और सिंपल करने के लिए मैंने बुल बेस और बेयर केस बना दिया है। अकॉर्डिंग टू बुल केस मैं 20x का EV टू ईबिटा ले लेता हूं। हालांकि 20x का ईबिटा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कंजर्वेटिव फिगर है, क्योंकि आज के दिन में जो इनके पीयर्स हैं वो न्यूलेट लैब 43x के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, ब्लू जेट 37 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है और डिवीस 54 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो FY28 में मुझे उम्मीद है शायद अगर मार्केट अच्छी रही, मार्केट में बुरी हालत नहीं हुई, बेयर मार्केट नहीं आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि आरती फार्मा उस समय लगभग 25 से 30 का मल्टीपल भी
कमांड कर सकती है। लेकिन लेट्स बी कंजर्वेटिव और उम्मीद करते हैं कि 20x का मल्टीपल तो कंपनी को मिल ही जाएगा। मैंने जुबिलेंट वाली वीडियो में भी जो बुल केस है उसमें वहां पर मल्टीपल 20x के आसपास लिया था। देखिए, जुबिलेंट की और आरती की सिचुएशन ना लगभग सेम है, दोनों लगभग 17-18x के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं और अपने पीएस के कंपैरिजन में दोनों ही चीप है आज के दिन में। अब सवाल ये उठता है कि 3 साल डाउन द लाइन कौन सी कंपनी अपने जो प्लान्स हैं उनको बेटर एग्जीक्यूट कर पाएगी, वही कंपनी विनर होगी। ठीक है, तो 20x का मैंने बुल केस ले लिया, उसके हिसाब से कंपनी लगभग 23% CAGR का रिटर्न बना देगी। ठीक है, बेस केस की अगर मैं बात करूं तो जो आज कंपनी को मल्टीपल मिल रहा है वही मल्टीपल मैंने ले लिया 18x का, उसके हिसाब से भी हमको 18-19% के CAGR का रिटर्न मिल ही जाएगा हमको। ठीक है, बेयर केस की बात कर लेते हैं। तो बेयर केस में मैंने EV टू EBITDA को 12x लिया है। अब 12x मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि 12x पर ही मैंने जुबिलेंट का बेयर केस बनाया था। आप शायद कंपेयर कर पाएंगे कि जुबिलेंट क्या कर रहा है और आरती क्या कर रहा है। ठीक है, जुबिलेंट में लगभग नेगेटिव रिटर्न या 0% के आसपास रिटर्न बन रहा था, लेकिन अगर 12x का मल्टीपल हम आरती में लेते हैं ना, वहां पर लगभग 4% CAGR का रिटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो मैंने बुल बेस और बेयर सिनेरियो बनाया है ना, ये सिर्फ अंदाजा है, ये मोटा मोटा सिर्फ ये अंदाजा है कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। और आज के दिन में हम इस स्टॉक को बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं खरीद रहे हैं। कोई गारंटी नहीं है कि कंपनी की सेल्स इसी तरीके से बढ़ेंगी, कोई गारंटी नहीं है कि मार्जिन इसी तरीके से बढ़ेंगे, कोई गारंटी नहीं है कि जो बुल मार्केट हमें आज नजर आ रही है या साइडवेज मार्केट हमें आज नजर आ रही है वो 2028 में भी नजर आएगी। हमें नहीं पता 2028 में क्या सिनेरियो होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ अंदाजा है कि अगर मैनेजमेंट एग्जीक्यूट कर पाती है अपने प्लान्स के हिसाब से तो ये स्टॉक आज के दिन में महंगा नजर नहीं आता इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स। अगर टेक्निकल्स की बात करूं तो आज के दिन में स्टॉक अपनी 30 वीक EMA से बहुत ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर 10-15% के आसपास करेक्ट हो जाता है और दोबारा अपनी 30 वीक EMA के पास आसपास आ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद एक बेटर रिस्क रिवार्ड की अपॉर्चुनिटी हमें दे सकती है इन कंपैरिजन टू अगर आज हम इन्वेस्ट करें तो। लेकिन हमें ये नहीं पता कि 30 वीक EMA पर स्टॉक दोबारा आएगा या नहीं आएगा। हो सकता है कि 30 वीक EMA पर स्टॉक दोबारा आए ही ना। तो ये रिस्क तो सारे हर एक स्टॉक में जब भी एक स्टॉक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है उसे कंसीडर करने होते हैं। ठीक है, आप भी इन्वेस्ट करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों को क्लब करके ही आगे चलिए, तभी आपको शायद बेटर बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे और किसी इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।